चलो देखो, अपवर्तन के नियम, अब प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जिससे से परावर्तन के दो नियम होते थे, इसके भी दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। वहां भी सेम ही था, पहला नियम सेम ही था, लेकिन वहां पे क्या, यहां पे कहने का मतलब क्या हो गया, आपतित किरण, जैसे कि मान के चलो ये एक है, ये आपतित किरण हुआ है ना, ये आपतित किरण हुआ है ना, और क्या बोल रहा है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण जहां के जिस बिंदु पे मिलता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ठीक है। और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोले तो ये अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। यही था परावर्तन में भी, आपतित किरण, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। वहां का भी पहला नियम यही था और यहाँ का भी पहला नियम यही है ना। आपतित किरण और आपतन बिंदु, जहां पे आपतित किरण आके मिलती है जिस बिंदु पर, है ना, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो हो गया। अब दूसरे नियम को ध्यान से देखना है, किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण कहते हैं कलर के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या जो होती है ना, इसका इंग्लिश होता है साइन, SINE, साइन। इसको तुम लोग जानते हो, मैथ्स में जानते थे ना, साइन थीटा, है ना, उसको हिंदी में हम लोग ज्या कहते हैं। तो आपतन, आपतन कोण की ज्या, है ना, आपतन कोण नहीं लिखा हुआ है, आपतन कोण की ज्या, ठीक है। आपतन कोण की ज्या क्या हो गई, यानी कि आपतन कोण क्या होती है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम लोग आपतन कहते हैं। और आपतन कोण को हम लोग कैसे लिखते थे, आई से, एंगल आई से। आपतन कोण की ज्या क्या हो जाएगी, एंगल आई, साइन आई, साइन आई, क्योंकि हम सब बोले कि साइन का हिंदी क्या होता है, ज्या। तो आपतन कोण की ज्या क्या हो जाएगी, आपतन कोण हुआ आई, उसकी ज्या साइन आई, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या, तो एंगल आर होती है अपवर्तन कोण, तो इसका हो जाएगा साइन आर। अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो जाएगी, साइन आर। का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। का अनुपात एक नियतांक हो गया। इसका कहने का मतलब हो गया, आपतन कोण की ज्या साइन आई बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। साइन आई बाई साइन आर का मान एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट मान होता है। क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट समझ रहे हो क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं समझा अभी तक, वह मान जो फिक्स होता है, जैसे कि हम तुम लोगों से एक नियतांक होता है मान, जैसे कि 2 पाई आर है यार, पाई का मान किसी भी, आप तुम सर्कल आधा लो, चौथाई लो, कुछ लो, पाई 22/7 ही होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू है। बहुत सारा ऐसा कांस्टेंट आता है ना, हम लोग एक पाई भी तो कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं। तो साइन आई बाई साइन आई, साइन आई बाई साइन आर, यानी कि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम कह रहा है। दूसरा नियम में तुम ये लिख सकते हो कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। और इसी मतलब कि अपवर्तन के इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, है कि नहीं, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो अपवर्तन का दूसरा नियम लिख दो, वही हो जाता है स्नेल का नियम। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। किसका लॉ, स्नेल्स लॉ, हिंदी में स्नेल का नियम। बात समझ में आ गई, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। अब थोड़ा इसको गणितीय निरूपण से समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के मदद से, है ना। क्या होता है कि ये तो समझ गए कि साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। और इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आप पूछ दिया वहां पे कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो ये मत लिख देना कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, ये नहीं लिख देना है, वह लिखना है प्रकाश का दूसरा नियम क्या है, उसको लिख के लिखना है कि इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अब
चलते हैं हम लोग गणितीय निरूपण पे, ठीक है। जैसे अब अगर एक मिनट, अब बोल दिया कि एक नियतांक माध्यम दो का, जैसे कि एक पहले डायग्राम बना लो, है ना, दो माध्यम का पहले डायग्राम बना लेते हैं, तब ऐसे समझना आसान रहेगा। दो माध्यम का डायग्राम बना लिए, ठीक है। एक किरण ऐसे आया, यहां पे अभिलंब बना, यहां पे अभिलंब बना, ये बना, ये हो गया माध्यम एक, मीडियम फर्स्ट हो गया, ये मीडियम टू हो गया, है ना। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर n1, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तन, किन्हीं दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक, याद है कि नहीं? इसका हो जाएगा n2, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल दिए है, इसका हम मान लिए n1, इसका मान लिए n2। अब हम बोल रहे हैं यह स्नेल के, यानी कि यह नियतांक माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको कैसे लिखोगे? कल भी बताए, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखोगे? सिंबल में, हाँ, n21 लिखोगे। क्या लिखोगे? n21, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। बता रखे कैसे लिखोगे इसको? n21 लिखोगे, ठीक है ना, जो कि साइन आई बाई साइन आर के बराबर हो सकता है। n21 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, है ना। ये लिख सकते हैं, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो किसके बराबर है? साइन आई बाई साइन आर के बराबर है। किसके बराबर है भाई? साइन आई बाई साइन आई, इसके बराबर है। तो n21 का हम लोग वैल्यू क्या जानते थे? n2 बाई n1। अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा? n2 बाई n1, क्योंकि n2 बाई n1, n21 इक्वल टू क्या होता था? n2 बाई n1, ऐसा होगा। अब इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ये क्या, ये जो निकला है ना, इसको कहते हैं स्नेल के नियम का सम्मित रूप। क्या कहते हैं? स्नेल के नियम का सम्मित रूप, सिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। एक तो हो गया स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम जो है उसको स्नेल का नियम कहते हैं। ऐसे लिख नहीं देना एग्जाम में, स्नेल का, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख के लिखना, इससे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमसे ये पूछ दिया कि स्नेल के नियम को के सम्मित रूप को लिखे, स्नेल के नियम के सम्मित रूप को लिखे, ये पूछ दिया, सम्मित रूप, याद रखना इसको सम्मित रूप कहा जाता है। याद आया? कहते हैं याद रखना इसको, सम्मित रूप। अगर तुमको बोल दिया कि स्नेल के नियम के सम्मित रूप को लिखे तो समझ जाना तुमको डेरिवेशन मांग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माध्यम, मान लिए कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ठीक है। एक नियतांक ले लेते हैं, एक ये जो वैल्यू है ना, ये नियतांक मान लिए, एक नियतांक हम मान लेते हैं माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, क्योंकि अपवर्तनांक एक नियतांक वैल्यू होता है। जिसको पता नहीं है, यहां चार्ट दे रखा है ना, यहां चार्ट दे रखा है ना, ये सारा का सारा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अपवर्तनांक होता है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो बदलेगा? कांच का अपवर्तनांक बदलेगा? नहीं ना बदलेगा यार, नियतांक वैल्यू है ना, कि नहीं है? अपेक्षिक अपवर्तनांक में निकालो तो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना, वही रहेगा। तो हम नियतांक की जगह किसी माध्यम का अपवर्तनांक नहीं रख सकते हैं, है ना, दो माध्यम का रखना पड़ेगा। तो n12 रखो या n21 रखो, जो तुम्हारा दिल करे, है कि नहीं रखे। तो हम n21 से लिखे, मतलब माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष भी n12 भी रख सकते हो। तो हम n21 रख दिए, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक।
जो निकलेगा वो एक नियतांक वैल्यू ही तो होगा, कांस्टेंट वैल्यू ही तो होगा, वो तो बदलने वाला नहीं है। तो हम लोग सब जानते हैं साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट वैल्यू बराबर नियतांक होता है, बराबर नियतांक हम रख लिए n21, है ना। अब n21 का वैल्यू पुट कर दे, n21 कहने का मतलब n2 बाई n1, n2 बाई n1, n21 कहने का मतलब हो गया n2 बाई n1, ये याद रखना। n12 का मतलब हो गया n1 बाई n2, समझ में आ गया ना। तो इसको बराबर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये डेरिवेशन निकाल दिया, और इसी डेरिवेशन को हम लोग कहते हैं स्नेल के नियम का सम्मित रूप। स्नेल के नियम का सम्मित रूप, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, समझ में आ गया। स्नेल के नियम का सम्मित रूप अगर तुमसे पूछा जाएगा तो याद रखना, ऐसा डेरिवेशन देना है, छोटा सा डेरिवेशन है, इसको याद रखना, प्रैक्टिस कर लेना या माथे में पूरा बैठा लेना। अब जिसको ये समझ में नहीं आया कि n21 हम बराबर क्यों लिए, क्योंकि इसके बराबर तो नियतांक होता है, तो बेवकूफ है तुम, समझ लो कि ये भी नियतांक ही है। इतना अपवर्तनांक पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आएगा कि अपवर्तनांक एक कांस्टेंट वैल्यू ही होता है। बात समझ में आ गया, अपवर्तनांक एक कांस्टेंट वैल्यू ही होता है। जिसको नहीं पता है अच्छे से समझ जाओ इस बात को। ये पूछना बेवकूफी होगा कि हम साइन आई बाई साइन आर n21 के बराबर क्यों लिए। साइन आई बाई साइन आर हम सब जानते हैं नियतांक होता है, और कोई भी अपवर्तनांक का वैल्यू नियतांक हो सकता है, वो बदलने वाला नहीं है, वो कांस्टेंट मान होगा, है कि नहीं। तो इसलिए n21 एक नियतांक लेना था हमको, है ना। किन्हीं दो माध्यम का नियतांक लेना है, माध्यम अकेला किसी का लेंगे नहीं ना। साइन आई बाई साइन आर है, मतलब क्या आई भी है आर भी है, तो मतलब दो माध्यम तो है। अपवर्तन हुआ तो माध्यम तो बदला होगा कि नहीं बदला होगा भाई साहब, है ना। आई ये कौन हो गया एंगल आई, ये कौन हो गया एंगल आर। अपवर्तन मतलब आपतित किरण और अभिलंब से बनता है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब से बनता है अपवर्तित कोण। अगर ये एंगल फॉर्म हुआ इसका मतलब अपवर्तन का क्रिया हुआ है, अपवर्तन का क्रिया हुआ है इसका मतलब ये लकीर खींचा गया है, ये लकीर खींचा गया है इसका मतलब मीडियम 2 है। दो माध्यम, तो दो माध्यम है तो दो माध्यम लोगे ना भाई। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ले लो, या माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक ले लो, ये तुम पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से डेरिवेशन कर दिए, n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 बाई n2 इंटू साइन आर। ये कहने का मतलब हो गया प्रकाश का स्नेल के नियम का सम्मित रूप, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। इसको जड़ बुद्धि में डाल लेना, बात समझ में आ गई है ना। ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम खत्म हो गया। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम का हम लोग समझ गए, जिसका वहां होता था प्रावर्तन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता था प्रावर्तन में। यहाँ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एक नियतांक मतलब कांस्टेंट साइन आई बाई साइन आर। अब इसको थोड़ा सा लेके आगे बढ़ गए, ये चीज कर दिए तो स्नेल के नियम का सिमेट्रिकल फॉर्म निकल गया। बात समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो देखो, है ना अपना प्रिज्म, क्या है प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म को इसके अंदर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है उस चीज को जानते हैं। अभी सबसे पहले प्रिज्म को जान लो। जैसे कि ये है प्रिज्म, ये कैसा नक्शा है, जैसे टेंट तंबू लगा है ना, जैसे कि अभी समझ लो कि दोनों तरफ से तंबू लगा है, बीच में आधार है, ये उसी प्रकार का तंबू ऐसे गिरा हुआ, समझ में आ रहा है। उसको थोड़ा गेट खोलो तो ज्यादा रोशनी आने दो, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, ऐसे तंबू करके नीचे करके गिरा हुआ है। अब इसमें क्या है कि दो परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह कितने, दो। कैसे, ध्यान से देखना। ये हमारा ए बी, बी डैश, ए डैश, ये मिलके कैसा एरिया कवर किया, ऐसा। देख लो ढंग से, ये एक एरिया हो गया। इसी प्रकार इधर भी है कि नहीं, इसी प्रकार इधर भी। तो ये दोनों एरिया क्या हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, काट कहते हैं। कैसा काट करते हैं, काट कहते हैं भाई। तो प्रिज्म का मुख्य काट कहलाता है, परावर्तक सतह कहलाता है, एरिया कहलाता है। ये प्रिज्म है, मतलब किरण आएगी निकलेगा। ये नीचे जो बच गया क्या, बी सी, सी डैश, बी डैश, ये आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। अब इस पे ध्यान से चलते हैं इस वाले फिगर पे। ये तो ऐसा ही फिगर है, बता दिया प्रिज्म बनता है। मेन चीज तो यहाँ इस वाले फिगर पे आगे देखते हैं कि ये जो टुकड़ा है ये प्रिज्म है, रेड कलर से जो बना हुआ है वो क्या है,
प्रिज्म है। अब हम लोग यहां पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से, एक किरण आई, इसको कौन सा किरण कर दिए तुम? आपतित किरण। पढ़ने वाले किरण, किरण इधर से आ रही है, एरो को देखो, एरो इधर की ओर है, मतलब इधर से आ रही है, आपतित हुई जहां पे, वहां क्या बन गया? एक अभिलंब बन गया। ये N1 लिखे हैं, इसका नाम क्या लिखे बाबू? N1, यानी कि नॉर्मल वन। अभिलंब, अभिलंब का इंग्लिश क्या होता है? नॉर्मल। तो नॉर्मल वन, पहला नॉर्मल। फिर यहां से ये क्या हुआ? डेविएशन हुआ। डेविएशन होने के बाद फिर ये किधर गया? नीचे की तरफ। तो ये कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण। कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण। तो मतलब जहां निर्गत किरण भी बन रहा है वहां भी एक नॉर्मल, N2, नॉर्मल 2, मतलब दूसरा अभिलंब। ठीक है, ये दोनों अभिलंब जहां मिला वहां पे हम O लिख दिए। अब बात देखना है, समझने की बात। अब यहां पे जो ये वाला कोण है, कौन सा कोण? ये वाला कोण, इस कोण को क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं हम लोग? आई बोलते हैं ना। इस वाले कोण को क्या बोलोगे? आर। तो इस वाले कोण को क्या बोलोगे? इस वाले कोण को क्या बोलोगे? ये भी आर, ये भी आर, ये आर। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? R1, ये R2 हो गया कि नहीं? R1 हुआ, ये R2 हुआ। ठीक है, इधर वाले कोण को क्या बोल लो? ई बोल लो, है ना? ई बोल लेते हैं कुछ कि मेरा निर्गत कोण पे कोण बना, तो ई बोल लिए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां हम क्या देखें कि यहां रिफ्रैक्शन वाला एंगल यानी कि अपवर्तन कोण कितना है? 2, R1 एंड R2, R1 एंड R2। सबको पता है कि यहां पे आपतन कोण बनेगा, ये अपवर्तन कोण बनेगा। ये आपतन कोण ये अपवर्तन कोण, या दूसरा इसको भी कहेंगे ना, अपवर्तन कोण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। सबसे पहली बात आती है कि प्रिज्म, ये तो छोड़ दो, ये तो प्रिज्म के अंदर प्रकाश कैसे कैसे गई ये हम लोग जानते। प्रिज्म एक माध्यम है, जिस तरह से जैसा सब माध्यम होता है, प्रिज्म भी क्या है? एक माध्यम है, जिससे होकर प्रकाश, एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, जो कि क्या होता है ना, जिसका जो सतह होता है, मतलब जहां पे आपतित किरण आके पड़ेगी या निर्गत किरण जिस जगह से निकलेगी, जो सतह होता है वो एक दूसरे पे झुक के कोण का निर्माण किए रहता है। अभी तक में जो हम लोग सतह पढ़े हैं, मतलब ऐसे एक माध्यम लेते थे, यहाँ वायु, यहाँ पे मतलब कांच ले लिए, तो यहाँ एक सतह जो होता था समतल होता था पहले। अब जो इसका सतह है जहां पे आके किरण पड़ती है, तो वो सतह एक दूसरे पर झुका रहता है। क्या रहता है? झुका रहता है। दो समतल जो यानी कि जो उसका पृष्ठ है समतल ही रहता है, लेकिन क्या करता है? झुका हुआ रहता है एक दूसरे पर, जिससे क्या बनाता है? कोण का निर्माण करता है। प्रिज्म भी क्या है? एक माध्यम ही, जिसका बनावट कैसा होता है? जो इसका सतह होता है जिसपे आपतित किरण पड़ती है या निकलती है, सतह कैसा होता है? एक दूसरे पर झुक के कोण का निर्माण किए रहता है। किसका निर्माण किए रहता है? कोण का निर्माण किए रहता है ना? ठीक है, अब इसमें जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात है यहां पे, कि अब आई तो मेरा आपतन कोण तो ये है, अब R1 और R2 है, तो यहां दो अपवर्तन कोण होने का एक मतलब है। दो अपवर्तन कोण होने का एक मतलब है, यानी कि R1 प्लस R2 हमारा, R1 प्लस R2 हमारा एंगल A के बराबर होगा। किसके बराबर होता है? एंगल A के बराबर होता है। R1 प्लस R2 हमारा किसके बराबर होता है? एंगल A के बराबर होता है। इसलिए हम लोग प्रिज्म का जो कोण A है उसको अपवर्तक कोण बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अपवर्तन कोण बोल सकते हैं ना। अगर मेरा दो अपवर्तन का योग है तो अपवर्तन कोण कह सकते हैं ना उसको, कि नहीं कह सकते? इसलिए प्रिज्म का जो एंगल ए है, जो यहाँ टॉप पे होता है, जो एंगल यहाँ पे लिखा रहेगा, यानी कि इस प्रिज्म की बात कर रहे हैं जो हम बोर्ड पे बना रखे हैं। यहाँ पे R1 प्लस R2 हमारा एंगल ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है ना? तो ये हमारा ए को, एंगल ए को अपवर्तन कोण कहना सही होगा कि गलत होगा? सही है। यानी कि इस प्रिज्म का एंगल ए क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ गए? यानी कि हमारा R1 प्लस R2 ये दोनों क्या है? ये R1 और ये R2 दोनों अपवर्तन कोण जुट के एंगल ए का मान निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? अपवर्तन कोण, यानी कि एंगल ए हमारा यहां पे क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया।
हो गया ना। अब मेन पॉइंट क्या उठता है, बात को ध्यान से समझो। अब ये अपवर्तन कोण क्यों हुआ, इसका भी रीजन बता सकते हो कि R1 प्लस R2 हमारा एंगल ए के इक्वल हो जाता है, ठीक है, इसलिए एंगल ए को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। प्रिज्म में एक पॉइंट आता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण। क्या आता है, विचलन का कोण। बात समझ में आ रहा है, विचलन का कोण। विचलन का कोण मतलब क्या, कितना डेविएट किया है वो, कितना डिग्री पे डेविएट हुआ है वो कोण। तो विचलन का कोण को अगर हम समझे तो बात पहले परिभाषा से समझ जाते हैं। विचलन का कोण आपतित किरण को और निर्गत किरण को, आपतित किरण को सीधा आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को सीधा आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को सीधा पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनती है, ये वाली कोण, ये क्या कहलाती है भाई साहब, विचलन का कोण, जिसे हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डेल्टा से। यानी कि इसको हम लोग डेल्टा यहां लिख देंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। इस तरह का साइन को क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। यानी कि विचलन का कोण यहां पे आके निर्माण होता है। विचलन का कोण को अगर परिभाषित करना है तो किस प्रकार से करोगे, आपतित किरण को सीधा आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को सीधा पीछे बढ़ाने पर, सीधा पीछे बढ़ाने पर ये दोनों जहां मिलता है तो वहां पे क्या निर्माण होता है, यहां पे, ये पॉइंट पे। यानी कि हमारा DF, यहां पे कुछ नाम दे दो, ये वाला यानी कि TDF, TDF हमारा एंगल TDF हमारा क्या होता है, विचलन का कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विचलन का कोण, ये वाला याद रहना चाहिए। हमारा फिगर पे गौर से देखना, फिगर में भी TDF ही है ना। तो TDF जो है ना हमारा, वही है डेल्टा, दैट मीन्स विचलन का कोण। प्रिज्म के विचलन का कोण किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, मेरे अपवर्तन कोण पे। अब कहोगे कैसे, तो अब देखो, अपवर्तन कोण के अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, अपवर्तन कोण के अधिक होने पर विचलन का कोण भी अधिक हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब अपवर्तन कोण तो मेरा एंगल ए हो गया, जो कि कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 के हिसाब से, R1 प्लस R2 के हिसाब से, R1 प्लस R2 के हिसाब से एंगल ए निकला। और ये एंगल ए अगर अधिक होगा तो डेल्टा भी अधिक होगा, और डेल्टा अधिक हुआ तो एंगल ए भी अधिक होगा। बात समझ में आ गया। यानी कि टोटली डिपेंड किस पे करता है, अपवर्तन कोण पे करता है। एक बार फिर से अगर प्रिज्म को समझो तो प्रिज्म क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जो हमारी किताब कह रही है, किताब क्या कह रही है, बुक क्या कह रही है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, त्रिभुज है ना, देखो ऐसा, हम यहां खड़ा हुए ऐसा, तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ से समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम, इससे घिरी हुई है कोई पारदर्शी माध्यम जिसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ये तो बुक बोल रही है। और हम क्या बोले थे कि प्रिज्म एक माध्यम है भाई साहब, जो कि किससे बनी होती है, जिसका समतल पृष्ठ कैसा होता है, एक दूसरे पर झुका होता है और कोण का निर्माण करता है। जो एक दूसरे पर झुक के, जो दोनों परावर्तक सतह एक दूसरे पर झुक के जो कोण का निर्माण करती है ना, उसी को हम लोग अपवर्तन का कोण कहते हैं। जो कि अभी यहां पे कौन निभा रहा है, ये ए, एंगल ए, ठीक है। ये हुई आपतित किरण, हमारी PQ क्या हुई, आपतित किरण। जब ये आपतित हो रही है तो नॉर्मल 1 पे आई का ये एंगल आई बनाया, और निर्गत किरण के पास हम कोई एंगल लिख दिए E, उससे हमको अभी लेना देना नहीं। मेन है कि यहां दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। क्या क्या बनेगा, अपवर्तन कोण दो बनेगा, R1 और R2, R1 और R2। तो ये R1 और R2 इक्वल टू होता है एंगल A के, R1 प्लस R2 इक्वल टू होता है एंगल A के। दैट्स वाई, इसी वजह से एंगल A को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन का कोण बोलते हैं। अब बात आती है विचलन का कोण। विचलन का कोण, प्रिज्म के विचलन का कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म के विचलन का कोण, जब हम ऐसा डायग्राम बना देना, अगर ज्यादा जानकारी लिखना है
आराम से आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहां पे ये मिलती है वहां पे एक कोण बनता है जिसे हम लोग विचलन का कोण कहते हैं, और इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है भाई? डेल्टा से सूचित किया जाता है। अब सवाल आएगी, तुम लोग दिमाग लगाओगे कि यहां भी तो मिल रहा है कोण, यहां डेल्टा क्यों नहीं मिला, यहां पे डेल्टा क्यों नहीं मिला? यहां पे कह सकते हो ना, इस वाली पोजीशन पे, यहां पे आपतित किरण को बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे करने पे जहां ये दोनों, तो ये दोनों यहां भी तो मिल रहा है ना। हो सकता है इस साइड जो कोण बना, इस साइड हमेशा बहिष्कोण बनता है। ये जो त्रिभुज बन रही दिख रही है ना तुमको, ये डी, ये ई एफ, डी ई एफ, इस त्रिभुज का बहिष्कोण होगा डेल्टा। याद रखने के लिए और इस चीज को समझने के लिए याद रखना, ये जो त्रिभुज बन के निकल रही है ना बाबू, DEF, इसका बहिष्कोण होगा क्या? डेल्टा। ज्यादा याद रखने के लिए इसको भी, मतलब कि कहां हम डेल्टा रखेंगे इस चीज को, यहां जो त्रिभुज, जैसे कि सभी तुम आपतित किरण को बढ़ाओगे, निर्गत किरण को मिलाओगे, इस तरह का आकृति तैयार हो जाएगा जो त्रिभुज है ना। और ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, वो चीज का यूज होता है बाबू कहां? जब हम लोग वो निकालते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं प्रिज्म का, तो वहां पे जाके इसका यूज होता है। समझ में आ गया? उसका यूज वहां पे होता है। अपने को अपवर्तनांक कभी प्रिज्म का पढ़ना नहीं है, बस प्रिज्म के बारे में जानना है। तो निर्गत किरण और आपतित किरण जहां पे मिलता है, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर, ये दोनों जहां मिलते हैं वहां पे विचलन का कोण निर्माण होता है। किस कोण का निर्माण होता है? विचलन का कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना डेविएट हुआ, विचलन का कोण का निर्माण होता है, जिसको डेल्टा से सूचित करते हैं। और उसका स्थान कहां होता है? तो याद रखना, जो ये DEF का त्रिभुज बना है ना यहाँ पे बीच में, उसका बहिष्कोण होगा। मतलब वो कोण उस त्रिभुज के बाहर में स्थित होगा। कहां स्थित होगा? बाहर में स्थित होगा। बात समझ में आ गई? अब एक मेन मुद्दा, इसका और इसके बीच में रिश्ता ये निकल के आता है, किसके बीच में? एंगल ए और डेल्टा के बीच में रिश्ता ये निकल के आता है कि अगर एंगल ए को बढ़ाएंगे तो हमारा डेल्टा भी बढ़ेगा, एंगल ए घटेगा, हमारा डेल्टा बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? और एंगल ए क्या है? अपवर्तन। बात समझ में आ गई? ये पूरा प्रिज्म जो कि तुमको 10th लेवल पे इतना ही है, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि कंफ्यूजन पैदा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए दिमाग शांत रखने का। दिमाग से जितना चीज अभी बोले उसमें कोई प्रॉब्लम, जितना चीज अभी हम बताएं इसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया जी? यहाँ पे देखो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है ना, रेड में लिखा हुआ है। ये मेन पॉइंट जो कि हम बता भी दिए है ना। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको अभी जरूरी है 10th क्लास में बताना। हाँ, इसमें एक और भी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना, जिसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसका डेराइव अभी करना जरूरत नहीं है तो नहीं की। बात समझ में आता है? इसके बाद आता है प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कल ही बताए थे कि वर्ण क्या होता है? कलर होता है। वर्ण क्या होता है? कलर होता है। प्रिज्म पे जब श्वेत प्रकाश पड़ती है, श्वेत प्रकाश कहने का मतलब व्हाइट लाइट। कैसा लाइट बाबू? व्हाइट लाइट। तो 7 कलर विक्षेपित होता है प्रिज्म से। अपवर्तन की क्रिया के बाद 7 कलर विक्षेपित होता है। हर एक कलर का अपना वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। वो सब हम लोग ह्यूमन आई में दिया हुआ है। वो किस चैप्टर में दिया है? मानव नेत्र में दिया है। तो उसको जरूरी है कि मानव नेत्र में पढ़े तो अच्छा रहेगा। पढ़ाने का अभी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पे तो पढ़ना ही है, तो वहीं पे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। वहां पे अच्छे से टॉपिक दिया तो मानव नेत्र में ही जाके पढ़ेंगे। 7 तरह का कलर निकलता है, वो क्यों निकलता है, परावर्तन कैसे होता है, सब कुछ वहां पे जानेंगे। ठीक है, 7 कलर का निकलता है, जिसको इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR, विबग्योर है ना। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा रहता है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बैजाना ही पीला, ऐसे कुछ बोलते हैं, याद रखने के लिए है ना। तो वो सब वहां पढ़ेंगे। उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मतलब कलर, कलर का विक्षेपण होना। 7 कलर में विक्षेपित होता है, तो उसको हम लोग प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वो मानव नेत्र में है, मानव नेत्र में पढ़ेंगे। अब बात आती है जब प्रिज्म खत्म होती है, प्रिज्म बाबू अब खत्म हो गया,
प्रिज्म वर्ण विक्षेपण बचा हुआ है जो कि हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र में। इतना में इतना ही था। इसमें क्या क्या सीख लिए प्रिज्म में? प्रिज्म में सीख लिए कि अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ए R1 + R2 होता है। याद रखना, हम बार बार कह रहे हैं इस चीज को याद रखना। और एंगल ए अगर बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, यानी कि डेल्टा को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इस साइन को डेल्टा बोलते हैं, किसको सूचित करता है? विचलन का कोण को सूचित करता है। बात समझ में आ गई लड़के? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? लेंस। क्या है पॉइंट? लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस क्या है? वो भी तो एक पारदर्शी माध्यम है। हम लोग परावर्तन में क्या पढ़े थे? मिरर। क्या पढ़े थे? मिरर यानी कि दर्पण। वहां दर्पण पढ़े थे तो दर्पण सूत्र आया था। या लेंस पढ़ेंगे तो लेंस सूत्र आएगा, है ना। वहां दर्पण पे पढ़े थे तो वो दर्पण आर पार तो कभी होता नहीं है, वो हमको वापस भेज देता है, तो उसी माध्यम में लेन देन होता है। तो चिन्ह परिपाटी उस पे पढ़े थे, इसमें भी चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं लेंस क्या होता है। लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से क्या होता है? घिरा होता है। निश्चित ज्यामितीय सतह मतलब जो उसका जो सतह होता है बाहरी वो निश्चित होता है। जैसे कि अब उत्तल का ऐसा बनता था दर्पण का, याद है? हमेशा उत्तल में ऐसा ही देते थे, ऐसा ही। ये लेंस हो गया। तो ये मतलब लेंस, ये उत्तल लेंस है। हम आगे बताएंगे कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। तो ये क्या है? उत्तल लेंस है ना। मेरा गला सूख रहा है, एक काम कर बाबू, एक गिलास पानी ला। चलो ठीक है ना। क्या है कि लेंस क्या है? एक पारदर्शक माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब क्या? पारदर्शी मतलब आर पार, है ना। तो पारदर्शक माध्यम है तो वो एक ऐसा पारदर्शक माध्यम है जिसका दोनों सतह एक निश्चित ज्यामितीय रूप का होता है। जिसका दोनों सतह क्या होता है कि निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है, वो फिक्स होता है। तो लेंस भी एक पारदर्शक क्या है? माध्यम है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। इंग्लिश में जो कन्वेक्स लेंस होते हैं ना, कन्वेक्स लेंस ना, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। इसी उत्तल लेंस को हम लोग परावर्तन में उत्तल दर्पण पढ़ते थे। वह लेंस नहीं होता था क्योंकि लेंस एक पारदर्शक माध्यम है और परावर्तन में पारदर्शक माध्यम नहीं चलता था। दूसरा क्या होते हैं? दूसरा होते हैं बाबा कनकेव लेंस। क्या होते हैं? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, बात समझ में आ गया? कनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, है ना। इसको देख रहे थे जी, है ना। अवतल लेंस है कि नहीं? अवतल। अब ये दोनों लेंस को परिभाषित कैसे करोगे? लेंस तो जानेंगे ना कि उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। मेन मुद्दा ये उठता है कि इसको परिभाषित कैसे करोगे। कोई एक ऐसा शब्द जिसको परिभाषित करोगे, एक कह सकते हैं ये हमारा उत्तल लेंस हुआ। क्या भाई थोड़ा ढंग से बना, पपीता लग रहा है। तो ढंग से बनाते हैं ना, ऐसे ढंग से बोले भाई साहब, है ना। और एक अवतल लेंस इस प्रकार का होता है ना। ठीक, इधर ज्यादा चल गया क्या? ठीक, ये अवतल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसको परिभाषित करो। परिभाषित किस प्रकार से करोगे? परिभाषित करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होते हैं वो अपने किनारे की अपेक्षा बीच में ज्यादा मोटा रहता है। किनारे के मुताबिक कहा? बीच में ज्यादा मोटा होता है। किनारा में ये क्या होता है? पतला होता है। दोनों किनारा में ये क्या है? पतला है। लेकिन बीच में क्या होता है? ये मोटा होता है, इस प्रकार से, है ना। तो बीच में क्या है? ये पतला है। अब सॉरी, किनारे में क्या है? पतला है, और बीच में क्या है? मोटा है। इसको परिभाषित कैसे कहेंगे कि उत्तल लेंस के किनारे की अपेक्षा मध्य भाग ज्यादा मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा मध्य भाग ज्यादा मोटा होता है। और अवतल दर्पण का किनारे की अपेक्षा मध्य भाग पतला होता है। मध्य भाग इसका पतला है और किनारा देखो दोनों एकदम बुलंद है। बात समझ में आ गया? अब तो ये हो गए दोनों लेंस,
उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसके अंदर की कहानी तो पढ़ना ही है, पहले इसका विभिन्न रूप पढ़ लेते हैं। हाँ, उत्तल लेंस भी 3 रूप के होते हैं और अवतल लेंस भी 3 रूप के होते हैं। अब कहेंगे क्या क्या, है ना? तो होता क्या है, बायो, प्लेनो और कॉनकेवो, है ना? हिंदी में, ये इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग। एक पहला पॉइंट लिखो, पहला क्या है भाई साहब? पहले कनकेव कन्वेक्स लेंस का पढ़ते हैं। तो पहला इसका रूप क्या है? उभयोत्तल ना, क्या होता है? उभयोत्तल, उभयोत्तल, ऐसे है ना? इसको क्या कहते हैं? बायो कनकेव, बायो कन्वेक्स कहते हैं ना भाई। हाँ, तो बायो कन्वेक्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है? समतोलोत्तल, है समतोलोत्तल, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेनो, प्लेनो कन्वेक्स। तीसरा क्या होता है भाई? अवतलोत्तल, हाँ अवतलोत्तल, ये हिंदी का नाम भी जो है ना भाई साहब, अवतोलोत्तल, है ना? ऐसा ही होगा ना? क्या गलत है क्या? अब तो हाँ, लड़का ही पागल हो गया है। ये ना अवतलोत्तल, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं हम? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यही ना कहते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हाँ, तो आकार, अरे यार तुम लोग पूरा शुद्ध, ठीक है ना? अवतलोत्तल, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो ठीक है ना, इतना सुधार करवा रहे हो हमको। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब देखो, इसको समझना है, ये 3 रूप है किस लेंस का? उत्तल लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। याद रखना, उत्तल लेंस का 3 रूप। पहला उभयोत्तल, उभयोत्तल जिसको हम लोग कहते हैं बायो कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस? बायो कॉन्वेक्स लेंस। उभयोत्तल लेंस को कहेंगे बायो कॉन्वेक्स लेंस। अभी तो लेंस नहीं लिखे हैं इसलिए उभयोत्तल का बायो कॉन्वेक्स। दूसरा समतलोत्तल जिसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। तीसरा अवतलोत्तल जिसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या है? कॉनकेव माने अवतल होता है ना, तो अवतलोत्तल है, मतलब अवतल भी है उत्तल भी है, ठीक है। अब इसका आकृति कैसा बनेगा? आकृति भी तो बनाना है। उभयोत्तल क्या होता है? जिस दोनों तरफ से उत्तल हो, जो दोनों तरफ से क्या हो? उत्तल हो, इधर से भी उत्तल और इधर से भी उत्तल। तो ये वाला जो आकृति है ना, ये क्या कहलाएगी भाई? उभयोत्तल। क्या कहलाएगी? उभयोत्तल। जो दोनों तरफ से क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। जो दोनों तरफ से क्या होते हैं? उत्तल होते हैं, उभयोत्तल कहलाता है। अब आता है समतलोत्तल। क्या आता है? जो समतलोत्तल, जो एक तरफ से क्या होता है? समतल होता है, लेकिन दूसरी तरफ से उत्तल होता है। इस तरह से इसका फिगर बनेगा। एक तरफ से पूरा प्लेन रहेगा, एक तरफ से उत्तल रहेगा। तो ये जो फिगर है, ये किसका है भाई साहब? समतलोत्तल का। यानी कि समतलोत्तल किसको कहेंगे? एक तरफ से जो समतल हो उसको हम लोग समतलोत्तल कहेंगे। बात समझ में आ गई ना? अब आता है अवतलोत्तल किसको कहेंगे, है ना? अवतलोत्तल क्या है ना? अवतलोत्तल, हाँ अवतलोत्तल किसको कहेंगे? जो एक तरफ से क्या हो? अवतल हो और एक तरफ से क्या हो? उत्तल हो। हम सब जानते हैं कि अवतल ऐसे बनता है। अरे एक मिनट, जो एक तरफ से ऐसे बनेगा और दूसरा उत्तल कैसा बनता है? उत्तल भी तो इधर से बनेगा ना, ऐसे। अबे यार तुम लोग बात समझ तो गए हो ना? ऐसा ही बनेगा ना जी? हाँ भाई, ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? इसको थोड़ा कम कर लेना, मतलब ऐसा है और ये उत्तल है, तो इस तरह का आकृति क्या कहलाती है? उभयोत्तल। जो क्या हो? एक तरफ से क्या हो? अवतल हो, एक तरफ से क्या हो? उत्तल हो। अब बुक में दिया हुआ है डायग्राम, मेरा अगर पसंद नहीं आया तो उधर देख सकते है कि नहीं? गर्मी ज्यादा है, गड़बड़ा जाते हैं, मार्कर ज्यादा पिघल जाता है, गड़बड़ा जाता है। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? ये हो गया कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का विभिन्न रूप, जो कि 3 प्रकार का है। क्या क्या है भाई साहब? नाम याद रखना, उभयोत्तल, समतलोत्तल
और अवतलोत्तल। अवतोल हाँ भाई, तो अवतलोत्तल है ना, ठीक है, तुतला मत जाना बोलने में, है ना। अवतलोत्तल हम तो इसको कितना अच्छा याद करवाए थे, बायो प्लेनो कॉनकेवो, बायो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और कॉनकेवो कन्वेक्स। तो इसी से याद रखना, बायो मतलब उभयोत्तल, प्लेनो मतलब प्लेन मतलब समतल, समतलोत्तल, और कॉनकेवो मतलब अवतल भी उत्तल भी, तो अवतलोत्तल। तो इस तीनों का परिभाषा भी दे सकते हो। बायो का जो एक दोनों तरफ से उत्तल हो, प्लेनो जो एक तरफ से समतल हो, समतलोत्तल किसको कहेंगे जो एक तरफ से समतल हो, अवतलोत्तल किसको कहेंगे जो एक तरफ से अवतल हो और एक तरफ से उत्तल हो। ये तो हो गया भाई किसका, कन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का, है ना। अब बारी आती है किसकी, पेट पचका वाला साहब का, कनकेव, जिसका पेट पचका होता है, मुंडी मोटा है, पैरवा मोटा है, लेकिन पेट पतला है। कन्वेक्स कैसा होता है, जिसका मुंडी और पैर छोटा छोटा लेकिन पेट बड़की छोका, तो कन्वेक्स लेंस हो गया। कनकेव हो गया जिसका भाई साहब पेटवे सटकल है और मुंडी टंगनी बड़का बड़का है। कैसा लगेगा सोचो तो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव। क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस, उर्दू में अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। इसका भी कितना रूप होता है, तीन रूप होता है। सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं, उभयातल। क्या बोलते हैं जी, उभया, अरे बोलो ना महाराज, उभयावतल, हाँ वतल, ऐसे बोलो। दूसरा क्या होता है, समतला, समतला वतल। तीसरा क्या होता है, हाँ उत्तला वतल, ठीक है। हंसता है, नाम याद रखना है। तो पहला फिर क्या होगा, बायोप्लेनो कॉन्वेक्सो, इस उसमें कॉनकेवो हुआ था तो इसमें कॉन्वेक्सो, सेम चीज है। बायो कनकेव, क्या बोलोगे, बायो कनकेव, इसमें प्लेनो कनकेव, क्योंकि अब ये कनकेव है ना, प्लेनो कनकेव। अब इस पे तभी आता कनकेवो कन्वेक्स, तो अब आएगा कन्वेक्सो कनकेव, कॉन्वेक्सो कनकेव, ठीक है ना, है कि नहीं जी। तो अब देखना, जो उभयावतल, पहला उभयावतल, दूसरा समतलावतल, तीसरा उत्तलावतल, यानी कि बायोकनकेव, प्लेनोकनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। ये हो गया अवतल दर्पण का तीन रूप। इसका आकृति कैसा बनेगा, तो ये वाला आकृति क्या कहलाती है, उभयावतल। क्या कहलाती है, उभयावतल, जिसका दोनों तल क्या हो, अवतल हो, जिसका दोनों तल क्या हो, अवतल हो। इस प्रकार का आकृति बना के देगा जिसका दोनों तल क्या हो, अवतल हो, उसको हम लोग अभयावतल कहते हैं। समतलावतल किसको कहते हैं, जिसका एक तल समतल और दूसरा क्या हो, अवतल हो। जिसका एक तल समतल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो, इस प्रकार से है, होगा कि नहीं। और तीसरा क्या है, उत्तलावतल, जिसका एक तल क्या हो, उत्तल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो। एक तल क्या हो, उत्तल हो, दूसरा क्या हो, अवतल हो। तो इस प्रकार से बनेगा, आई थिंक ऐसे, ऐसे ही ना जी, नहीं कनकेव, ये तो हो गया वो ऐसे, और ये भी ऐसे, है ना, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो लेंस होगा, है ना, ये इसको क्या कहेंगे, उत्तलावतल, ये हो गया समतलावतल और ये हो गया उभयावतल, ठीक है। जिसका दोनों तरफ क्या हो, अवतल हो, उसको कहेंगे उभयावतल। जो एक तरफ से समतल हो, दूसरे तरफ से अवतल हो, उसको समतलावतल। जो एक तरफ से उत्तल हो, एक तरफ से अवतल हो, उसको उत्तलावतल। बात समझ में आ गया, ये चीज को याद रखना है। ये लेंस के विभिन्न रूप हुए, दोनों लेंस के। तो बात आती है लेंस, है ना, एक बार कवर कर लो लेंस किसको कहते हैं। लेंस वह पारदर्शक माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, जिसका जो सतह है वो किससे घिरा हो, किस सतह से, जिसका ज्यामितीय रूप क्या हो, फिक्स हो, एक निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं और अवतल लेंस होते हैं।
उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिसका किनारे की सापेक्ष, किनारे सतह के सापेक्ष बीच वाला जो भाग है, किनारे के सापेक्ष या किनारे के सापेक्ष जो बीच वाला भाग, मध्य भाग होता है, वो अधिक मोटा होता है। और अवतल लेंस जो है उसका किनारे के अपेक्षा जो मध्य भाग होती है वो पतली होती है, भीतर होती है, अंदर की ओर धंसी होती है ना? अंदर की ओर क्या होती है? धंसी होती है। उसके बाद लेंस का प्रकार पर है। उत्तल लेंस 3 रूप में पाए जाते हैं, प्रकार नहीं कह सकते हो, रूप कह सकते हो। 3 रूप में पाए जाते हैं। तो वहां भी हो गया था क्या? उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ये हो गया था किसका? कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का। तीनों का आकृति समझ गए थे, है ना? जो उभयोत्तल होता था जिसका दोनों क्या हो? उत्तल लेंस हो। समतलोत्तल जिसका एक भाग समतल हो, है ना? उभयोत्तल जिसका एक भाग क्या हो? अवतल हो। अब आ जाता है कनकेव लेंस, अवतल लेंस में उभयातल, समतलावतल, उत्तलावतल। तो इसमें क्या होता है? उभयातल जिसका दोनों क्या हो? अवतल हो, एक समतलातल। सेम है, बस आकृति आना चाहिए। अब तुमको आकृति बना रहेगा तो तुम लेंस को पहचान सकोगे कि वो कौन सा लेंस है। बात समझ में आ गया ना जी? अब जो बात आएगी वो आएगी वक्रता केंद्र आएगी, मुख्य अक्ष आएगी, वक्रता त्रिज्या भी होगी, बहुत कुछ होगी, है कि नहीं? तो ये सब जो चीज है ना, बाप रे बाप, ये सब जो चीज है ना, वक्रता केंद्र, ये सब सारा चीज पिछले क्लास से मिलता जुलता है, ज्यादा ये नहीं है, मिलता जुलता है ना? परावर्तन से मिलता जुलता है। बस थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि रे डायग्राम जो इसका बनेगा, यानी कि पिछला पहले चैप्टर में रे डायग्राम बहुत सारा बनाए थे, है ना? इसमें भी रे डायग्राम ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत सारा ही है कि नहीं? रे डायग्राम इसमें भी बहुत सारा ही है, लेकिन इसका रे डायग्राम उसके मुकाबले आसान। इसका रे डायग्राम परावर्तन के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा इजी है ना? लोग कहता है कि इसी का भारी लगता है हमको, नहीं, उसका थोड़ा है मुश्किल, इसका आसान है। इसका आर पार न हो जाता है भाई, किरण को सीधा परावर्तन कराने के बाद आर पार हो जाता है। तो अब हम